नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। टीवी 24 न्यूज का खास कार्यक्रम सीधी बात मानने के साथ में आज हमारे साथ हैं अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी से लगातार अगर हम राजेश जी की बात करें तो अभी पहली बार अंबिकापुर से विधायक बने हैं और एक तरह से राजशाही का जो गढ़ था उसे ध्वस्त किया और भाजपा के लिए काफ़ी इन्होंने काम भी किया हुआ है। भाजपा से लगातार काम करते रहे हैं और इस बार जनता ने इन्हें चुनकर एक नया दायित्व दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले 5 साल में भाजपा की सरकार तो है ही, और राजेश जी अपने क्षेत्र में क्या करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा भी हो रही थी, तो किसी भी नए विधायक या नए मंत्री को बनने के बाद कम से कम 5 साल तो सीखने में ही चला जाता है। तो हम समझते हैं कि राजनीति में आखिर आना कैसे हुआ, कैसा पदार्पण हुआ राजेश जी। हम तो सबसे पहले यार हमारे दर्शक समझने चाहेंगे कि राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ आपका। देखिए, मैं तो बहुत छोटा था जब हमारे चाचा जनपद के अध्यक्ष बने वहाँ। ये 1975-76 की बात है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो राजनीतिक रही। फिर जनपद अध्यक्ष का पद रिजर्व हो गया था, तो 2 कार्यकाल मेरे बड़े भैया जनपद के उपाध्यक्ष रहे लखनपुर में। तो शुरू से राजनीति से जुड़ा रहा हम लोगों का। और 2009 में मैं नगर पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय के रूप में लड़ा था, एक वोट से हार गया था। 2014 में फिर जनता ने मौका दिया, 5 साल नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, लगातार पार्टी में सक्रिय रहा, क्षेत्र में सक्रिय रहा। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से टिकट मिल गई और हमारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और आज विधायक के रूप में। बिल्कुल। अभी आप विधायक बन गए हैं। आप तो लगभग काफ़ी दशकों से ही अगर बात करें तो 2 दशक से आप लगातार 3 दशकों से लगातार आप कर ही रहे हैं राजनीति में। अभी इन 3 दशक में अभी की वर्तमान की राजनीति और उस समय की राजनीति, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखिए, पहले सूचना इतनी नहीं पहुंचती थी, लोगों की अपेक्षाएं उतनी नहीं रहती थी। आज अपेक्षाएं भी बढ़ गई है, उसकी वजह से हम लोग का दायित्व भी बढ़ गया है। मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आज हम कहाँ हैं पूरी जनता को तुरंत पता चलता है। फ़ोन नहीं उठाइएगा तो भी, मैंने कुल मिला के काम बहुत बढ़ गया है। जनता के रडार में। हाँ, 24 घंटा। लेकिन उस समय सरकारों के पास भी पैसा नहीं होता था, तो विकास के कार्य भी कम होते थे। आज मेरा तो ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में पैसे की बाढ़ आई है और अभी हमारे विष्णु देसाई जी की सरकार है, तो निश्चित रूप से विकास के कामों के लिए पैसे बहुत आ रहे हैं। तो जनता की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार की ओर से विकास के कामों के लिए पैसे की कमी भी नहीं होती। मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रहा था कि वर्तमान की राजनीति और आज से 30 साल की राजनीति, दोनों में फ़र्क क्या है। लोगों की एक सोच होती थी, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लोग सेवा की भावना से राजनीति करते थे। आज की वर्तमान परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। हाँ, बिल्कुल बदल गई है। रियल में हम 30 साल 40 साल पुराने विधायक सांसदों को देखेंगे तो उनका जीवन यापन सामान्य रहा, विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद। आज ये परिवर्तन तो दिखता है कि कल तक चाहे कुछ में भी रहा हो, विधायक बनते के साथ उसके बजट में वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो ये परिवर्तन तो देखने के लिए मिल रहा है। सच्चाई है और मैं इसको स्वीकार करूँगा। तो कहाँ तक सही है ये सब चीज़ें और क्यों ऐसा? देखिए, कुछ तो कारण ये भी है कि पहले क्षेत्र में उतना नहीं भी जाना पड़ता था। आज अगर जो विधायक बना है या सांसद बना है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, उसको क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दौरे करने पड़ते हैं। तो साधन तो निश्चित रूप से, अच्छी गाड़ी तो एक आवश्यक वस्तु है। उस समय विलासिता की वस्तु थी, लेकिन आज एकदम आवश्यक वस्तु है। तो बहुत बड़ा कारण है कि आज साधन तो उसकी वजह से, लेकिन जो आप जो पूछना चाह रहे हैं वो अलग मैटर। नहीं, मतलब होता ये है कि अब जैसे जो भी राजनीति में आ रहे हैं एक व्यवसाय के तौर पे देखते हुए आ रहे हैं।
एक शक्ति के रूप में देखने के लिए रूप आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो अपना हर काम राजनीति में रह के करा ले। इससे जो राजनीति का स्तर है वो काफी गिरा है। क्या कहते हैं इस पे आप? नहीं, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भले दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में मैं उस समय के भी विधायक सांसदों के साथ काफ़ी रहता था। आज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर कामों का दबाव बहुत ज़्यादा है। जनता के प्रति जवाबदेही पहले की अपेक्षा बढ़ी है। भले आय में वृद्धि हो गई या संसाधन बड़े हो गए, वो अलग मैटर है, लेकिन जनता के प्रति आज जवाबदारी आज के जनप्रतिनिधि उस समय के जनप्रतिनिधि से ज़्यादा समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए व्यवसाय बना लिया गया? नहीं, व्यवसाय देखिए वो तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है वाली हालत है, ऐसा नहीं है। आज भी जैसे नामांकन भरा जाता है कि भाई पत्नी की आय, पति की आय, बच्चों की आय, ये आय, पता चला कि 40 लाख है, 50 लाख है, ईयरली जो भी होता है, पता चलता 5 साल बाद वही 10-5 करोड़ रुपए। मतलब ऐसा क्या करते हैं कि इतना पैसे आ जाते हैं? आना तो नहीं चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये भी है कि एक तो जनता देख भी रही है और सरकार की कमेटी होती है, संसदीय कमेटी होती है, तमाम जो कमेटी हो उनका नियंत्रण भी नहीं रहता, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, देखिए आय कोई भी अगर ज़्यादा दिखाएगा तो उसको इनकम टैक्स में तो शो करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में अगर शो नहीं करेगा वो कितना बड़ा तो आधा से ज़्यादा मंत्री तो अपने आप को किसान ही समझते हैं। किसान से इतना पैसा आता, बेचारे किसान गरीब हो रहे हैं और ज़्यादातर मंत्री और नेताओं के पास किसानी जमीन से आय के साधन बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लिस्ट में है हमारे पास में। खैर ठीक है, चलिए आप अंबिकापुर से हैं और अंबिकापुर का करीब से देखा है काफ़ी आपने। आपको ऐसा क्या लगता है कि अंबिकापुर में मूलभूत समस्या क्या है जिसे मेरा प्राथमिकता है कि मैं सबसे पहले इसको समाप्त करूं? मैं देखिए दिखने वाली चीज़ तो रोड है भी, जो हमारे अंबिकापुर शहर के 5 जो निकलने वाली रोड है, बनारस रोड है, अपना गढ़वा की रोड है, या बिलासपुर की रोड है, या मनेंद्रगढ़ की रोड है, या पत्थलगांव की रोड, सराउंडिंग इसकी हालत ख़राब है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उसकी स्वीकृति मिल गई है, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन सही पूछा जाए तो हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम करना है, एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा काम करना है, जो वाकई में लॉन्ग टर्म जिसका हमको हमारे आने वाली पीढ़ियों को, खासकर हम लोग ट्राइबल क्षेत्र में हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि उनके लिए हमको बहुत कुछ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षा की भी उनको आवश्यकता है और वो बाहर जाके पढ़ाई करना उनके लिए थोड़ा कठिन है, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी। वैसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज मेडिकल कॉलेज हमारा ये डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है, लेकिन बीच में काम इसका रुक गया था। जब सरकार दूसरी थी तो काम रुक गया था। माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार आने के बाद 109 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, वो स्वीकृति मिल गई है। अब अगले साल एक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी के द्वारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हमको अभी दे दिया गया है, उसका भी अब निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो चाह रहे हैं हो जाएगा। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में अभी भी चूँकि संभाग मुख्यालय है, बहुत कुछ करना है। मन में एक कसक रहती है कि हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए या किसी भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से सरगुजा को अंबिकापुर में मैंने देखा है कि अवैध कब्जा भी बहुत है शासकीय जमीनों पर। दूसरा, यातायात बड़ा प्रभावित होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये जो 5 सड़क बता रहा हूँ मैं, ये भी इतनी आवश्यक है। आज रायपुर के किसी आदमी को बाई रोड जाना है तो थोड़ा सा उसका मन न रहे, बड़ा कंजस्टेड ये वो, लेकिन ये 5 रोड हमारी अब माननीय विष्णु देसाई जी ने स्वीकृत कर दी है। इनके बनने के बाद अंबिकापुर तक आवागमन कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हाँ, हमारी ये जो एयरपोर्ट है, इसमें अभी उड़ान जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसमें एक फ़्लाइट चालू हुई है, लेकिन एक्चुअल में 72 सीटर
और वो भी मेरा तो ऐसा मानना कि रायपुर से, अंबिकापुर से बनारस या इलाहाबाद तक जाती और फिर वापस आती है, तो उसमें बहुत आराम रहता और 72 सीटर की आवश्यकता भी है वहाँ। तो इस ओर हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों की मांग जा रही है। आने वाले समय में इसके होने से भी पैसेंजर भी उस लेवल पे हो जाते हैं। हाँ हाँ, पैसेंजर की कमी नहीं है। ये एक्चुअल में अल्टरनेट डे है और कभी चलती कभी नहीं चलती, तो इसकी वजह से अनिश्चितता का माहौल रहता है। हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जिनको बाहर जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा था कि आते एयरपोर्ट से दूसरी फ्लाइट पकड़ के अपना निकल जाते, लेकिन अनिश्चितता है कि ये हमको जिस दिन जाना है उस दिन आएगी कि नहीं, अचानक कैंसिल हो जाए। तो इस वजह से अभी ये इसको ऐसा लगता है कि सवारी नहीं मिल रही, लेकिन सवारी की हमारे यहाँ कमी नहीं। तीसरा, रेलवे कनेक्टिविटी हमारे यहाँ कम है। अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारी रेणुका सिंह वहाँ से सांसद थी, उन्होंने एक दिल्ली ट्रेन चालू करवाई है जो सप्ताह में 1 दिन चल रही है। कम से कम 3 दिन की आवश्यकता है, सप्ताह में 3 दिन चले। इसके साथ ही अभी हम लोग अंबिकापुर से रेणुकूट और अंबिकापुर से कोरबा के लिए मांग कर रहे हैं। अभी रायपुर तक आने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, लेकिन वो इतना घूम के आती है काफी लंबा है कि दिन में अगर वो ट्रेन चलेगी तो सक्सेस भी नहीं होगी। अनूपपुर जाएगी, फिर पेंड्रा रोड होके आती है। अगर हमारा रेणुकूट अंबिकापुर कोरबा जुड़ जाएगा तो रायपुर आने में ट्रेन को बहुत आसान हो जाएगा। कोरबा से अंबिकापुर जोड़ देने से काफी अच्छा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये मांगे चल रही हैं और हाँ, सर्वे वगैरह का काम चालू हो गया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये हम लोग को लग रहा है 10 साल का प्रोजेक्ट है हाँ, कि मोदी जी की सरकार में ये सब स्वीकृति मिल जाएगी और निश्चित रूप से इसके बाद हमारे छोटे रोजगार भी बढ़ेंगे, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि छोटे रोजगार उत्पन्न हम जब तक नहीं करेंगे, नौकरी दे नहीं सकते हर व्यक्ति को, तो सबसे ज़रूरी छोटे छोटे रोजगार उत्पन्न करें। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो छोटे रोजगार उत्पन्न होंगे तो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। हमारा जिस दिन वायु मार्ग बढ़िया हो जाएगा तो हमारा मैन पाट बेहतरीन पर्यटन स्थल है। हमारा उदयपुर के पास रामगढ़ की पहाड़ी है जिसमें महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। ऐसे ऐसे स्थान हैं कि टूरिस्टों की भरमार हो जाएगी, उससे भी हमको छोटे रोजगारों में बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो इस दिशा में काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। बाकी तो देखिए, सिंचाई के साधनों का लगातार विकास हो रहा है, रोडों का हो रहा है, स्कूलों का काफ़ी हम लोग अभी बिल्डिंगों का उन्नयन वगैरह का काम चल रहा है। लेकिन ये सब निरंतर चलने वाली चीज़ है। मैं जो सोच रहा हूँ आने वाले 20 साल 25 साल, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2047 में विकसित, तो वैसा ही मैं भी सोच रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए और स्वरोजगार के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि निश्चिंत हो जाए। सरकार की तमाम योजनाएं हैं स्वरोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए, तमाम चीजें हैं। आपके क्षेत्र में तो कोयला का बड़ा काम है, रेत का बड़ा काम है, इतने बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। और ये भी लगातार भी देखने आता है कि लोकल जो स्थानीय है शिक्षित बेरोजगार बहुत है वहाँ पे। लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं मिल पाता, बाहरी लोग को ज़्यादा रोजगार मिल पाता है। इसके लिए भी आप लोग कर क्या इस तरह का प्लान है आप लोग का? नहीं, जो कालरी वगैरह, देखिए कालरी वगैरह में बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, लेबर का काम वहाँ मिल रहा है। ये जो पर्यटन बढ़ेगा, तो मान लीजिए होटल व्यवसाय बढ़ जाएगा, ट्रेवलिंग व्यवसाय बढ़ जाएगा, आज गाइड बन जाएंगे, हाँ गाइड बन जाएंगे, तो इससे बहुत सारे रोजगार बढ़ेंगे। तो इस दिशा में काम चल रहा है। बाकी हमारे जो भी कालरी क्षेत्र हैं, कोयला उत्खनन क्षेत्र हैं, उनमें निश्चित रूप से लोकल लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन एक लिमिटेड रहता है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में जिस दिन विकास होगा बढ़िया से, तो निश्चित रूप से संभावनाएं तो मुझे लगता है कि अंबिकापुर सरगुजा जैसा क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना है, बहुत संभावना है। चाहे वो मैनपाट की बात करें, जैसे अभी आप रामगढ़ की बात कर रहे थे, उधर काफी सारे जलप्रपात भी है, और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, मतलब इतना है कि करने के बाद वहां पे आसपास के जो लोग हैं बेहतर रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकार प्रयास क्यों नहीं कर रही? अभी 20 साल 24-25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य को बने, अभी हम और कब तैयारी करेंगे इन सब चीजों की? हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं, हम विलंब से चल रहे हैं।
मैं वही बोल रहा हूँ, आखिर हम टारगेट ही लेते रहे कि 47-45, तो वो उससे मतलब ही क्या है? तात्कालिक जो जरूरत है आपको उसको तो पूरा करना है ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम विलम्ब से इस क्षेत्र में हम विलम्ब से चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और अभी विष्णु देसाई जी की सरकार आने के बाद काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले साल तो देखिए एकदम कटु सच्चाई रहती है कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव होता तो एक साल तक लगातार लोकसभा चुनाव, नगरीय चुनाव, पंचायत चुनाव और पड़ोसी चुनाव के, हाँ, दोनों हमारे राज्य में, उड़ीसा, हाँ, झारखंड के झारखंड, चुनाव, हाँ। तो ये विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और निश्चित रूप से इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चुनाव का नारा दिया है, एक देश एक चुनाव, तो वो भी बहुत आज के डेट में बहुत आवश्यक है। खर्चे भी बहुत हो जाते हैं ना चुनाव, लगातार इतने सारे इलेक्शन में लगातार सरकार को भी बहुत खर्चे हो जाते हैं, फिर अभी लगातार काम बाधित होता है। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी काफी खर्चा कर डालते हैं। पिछले साल तो समझ लीजिए हम लोग पूरा समय चुनाव में ही बीता है। इस वर्ष काम शुरू हुए हैं और निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रूप से हम लोग को लग रहा था महतारी वंदन और धान का इतना बड़ा रकम हम दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कैसे संभव होगा विकास के लिए पैसे। लेकिन ये योजना नहीं चालू थी तो विकास के काम कम हो रहे थे। आज ये योजना चालू होने के बाद माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार, ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं, बहुत अच्छा विकास के कामों के लिए राशि हम लोग को मिल रही है। मैं चुनाव के समय की बात करता हूँ, लगभग अब 2 साल के आसपास हुए चुनाव को, 2 साल होने जा रहे हैं, अभी 1.5 साल के आसपास हुए। क्या लगता है कि चुनाव में क्या बूथ मैनेजमेंट के तहत आप लोग को जीत दर्ज किया, मोदी जी की लहर थी जिसकी वजह से आप लोगों ने जीत दर्ज की? नहीं, देखिए कई कारण थे। मोदी जी की लहर तो पूरे देश में है। देश ने मोदी जी ऊपर विश्वास किया और मोदी जी उस विश्वास पर खरे उतरे। मेरे को तो ऐसा लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की पूरी जनता प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर वो जैसा कहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये तो मोदी जी की लहर पूरे देश में। इसके साथ में पिछली सरकार से लोग त्रस्त थे। अब मैं कारणों में नहीं जाऊँगा, मेरे नेचर में भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी का, हमको दायित्व मिला है वो क्या करके गए उससे हमको मतलब नहीं, अगर हमको अपना काम दिखाना है। लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता उस पिछली सरकार से कहीं ना कहीं त्रस्त थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार काम करता रहता है। हम लोग चुनाव जीतने के बाद भी लगातार पार्टी के रोज़ नए नए कार्यक्रम आते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। निश्चित रूप से वजह भी होता है कि लगातार आप, क्योंकि इतनी बड़ी दल है, इतना बड़ा पार्टी है भाजपा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, निश्चित रूप से एक नियम कानून, एक प्रायोरिटी के तहत काम करती है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिलता है। चाहे हार जीत तो अलग मैटर है, लेकिन जनता की सेवा भी प्रमुख है, दायित्व है। जो दिक्कत परेशानियां या जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम वो तो जनता तक पहुंचे, निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं आपसे ये भी है कि लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि अंबिकापुर या सरगुजा की बात करें, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब आपने प्रॉपर शहर में ही मुख्यालय में सेंध लगा दी है, तो ऐसा आपने सोचा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे वहां पे, या फिर हम क्योंकि इतना ज्यादा? मैं पिछले 5 वर्षों से, वैसे तो हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, हमेशा जनता के बीच में रहे। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने अपने टाइम में क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम किए थे। आज भी जबकि उनको गुजरे 40 साल 45 साल हो गए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और आज हम लोगों को कहीं ना कहीं अगर जनता अपने बीच में स्थान देती तो उसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी का बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है। लेकिन मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ। 2009 का जो पहला चुनाव लड़ा था उसके बाद आज तक हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ। और इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी नेतृत्व भी आशीर्वाद देगा, और पार्टी नेतृत्व ने जब आशीर्वाद दिया तो पूरी मतलब हमारी जनता के ऊपर विश्वास था कि हमको आशीर्वाद दे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जैसे दिग्गज, और उधर अगर बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो कांग्रेस के बड़े लोग रहे हैं, और इस बार तो मुख्यमंत्री ही आप
आप और भाजपा से मुख्यमंत्री साय साहब आ गए हैं विष्णुदेव जी, तो निश्चित रूप से आप लोग को लाभ इसका मिल रहा है कि जो पुराने चीज़ें चल रही हैं उस पर भी कुछ पटाक्षेप या कुछ चलता ही रहता है? नहीं नहीं, आज निश्चित रूप से सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री हैं तो सरगुजा संभाग को उसका लाभ मिल रहा है। अभी देखिए हमारे यहाँ 50 साल से मैं एक ही स्टेडियम देख रहा था अंबिकापुर में, दूसरा स्टेडियम की घोषणा हो गई और अभी तीसरे स्टेडियम की भी, हालांकि लुंड्रा क्षेत्र में पड़ेगा लेकिन अंबिकापुर से ही उसका वो चीज़ होना है, तीसरे स्टेडियम की भी घोषणा हो गई। नालंदा परिसर हमको मिल गया है, मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि लगभग एम्स के तर्ज पर, ये हमको अतिरिक्त मिल गया है। तो निश्चित रूप से सरगुजा संभाग के मुख्यमंत्री मिलने से ये सब लाभ तो हम लोग को निश्चित रूप में। चुनाव के दौरान अगर हम बात करें, आपको ऐसे क्या लगता था कि किस तरह की चुनौती आपने फेस किया चुनाव के दौरान? नहीं, लगातार पार्टी भी 5 साल तक जनता के बीच में रही, मैं भी रहा, कोई वैसी अलग से चुनौती नहीं रही। हाँ, ये तो है कि भाई एक बहुत बड़े कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो रहती है, बाकी कोई वैसी दिक्कत नहीं गई। भाजपा है तो दम है। भाजपा है तो दम है और फिर जनता जनार्दन का आशीर्वाद। एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे चुनाव जीतने के बाद जब होता है कि सबके अपने अपने मैनिफेस्टो होते हैं, अंबिकापुर से आपने चुनाव लड़ा तो आपने जनता से वादे किए कि अंबिकापुर के लिए मैं ये करूँगा, ये करना, मुझे ये करना, ये करना। कितने वादे पूरे किए हैं आप अभी तक से? अभी लगभग 1.5 साल की बात। देखिए, घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, जो मोदी जी की गारंटी थी, जिसमें जितने बड़े वादे थे वो तो बनते के साथ सरकार ने पूरे कर दिए। व्यक्तिगत हम लोगों को कोई बहुत वादा नहीं करना पड़ा था, लेकिन फिर भी जैसे नगर निगम की हालत बहुत ख़राब थी हमारे यहाँ सड़कों के लिए, तो सड़कों नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हमको माननीय विष्णु देसाई जी के द्वारा और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके द्वारा लगातार अपने नगर निगम के विकास के लिए लगातार पैसे मिल रहे हैं। काफ़ी सड़कों का काम हमने अंदर क्षेत्रों में किया और लगातार विकास के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो मेन जो हमारा था कि हम शहर की सड़कों को अच्छा बनाएंगे, नालियों को अच्छा बनाएंगे। अभी हमको 125 करोड़ रुपया नालियों के लिए मिल गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो जो व्यक्तिगत भी हम लोग कोई वादे किए थे, मान लीजिए अलग से घोषणा पत्र के अंतर्गत, उनमें भी काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन मेरी जो सोच, जो मैं पहले आपको बताया कि मेरे को पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, रेलवे कनेक्टिविटी, जो मेरे मन के अंदर है, सिंचाई के साधनों का विकास, इन पर मेरा ध्यान फोकस है। ये काम समय लगेगा, हो सकता है कि इस कार्यकाल में ना हो, अगले कार्यकाल में हो या जब भी हो, लेकिन ये नींव रखा जाएगी। आने वाला चाहे जनता मेरे को मौका देगी या जिसको भी देगी उसके कार्यकाल में हो जाएगा, लेकिन ये काम होंगे तो निश्चित रूप से सरगुजा का जो भविष्य, जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम बस्तर और सरगुजा की ओर देखेंगे बजट में, जब उन्होंने कहा, बजट में एक लाइन लिखी कि बस्तर सरगुजा को देखो, उसके उनका मतलब ये था कि हम बाकी तीनों संभाग के मुकाबले में इनको भी बराबरी में ले आए। तो निश्चित रूप से ये सब काम करके हम लोग जो है ऐसा नींव रखेंगे, मतलब आने वाले लाइन तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कि भाई हमको मत हटो। अभी भी आप, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है जनता को कि भाई अगली बार, अभी मेरे को फिर से, क्योंकि 1 साल में काम होना नहीं है तो एक बार में होगा नहीं, 15 साल तो लगेंगे। तो राजेश जी को चाह रहे कि वो लगातार उस क्षेत्र में, स्वाभाविक बात है। ठीक बात। तो अंबिकापुर के लिए अगर बात करें तो ऐसा क्या विकास का मुद्दा रहा है अंबिकापुर प्रॉपर से, जैसे आपने बताया, इसके अलावा अगर आप बात करें तो और विकास के लिए बस ये आपको कनेक्टिविटी, रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा और ऐसा क्या लगता है कि हम उस क्षेत्र के लिए क्या करें? नहीं, मेन तो यही है। इसके अलावा जैसे व्यक्तिगत कहिएगा ना, जो मेरे उसमें है, गांव भी हमारे में 50%, 45% शहर है, 55% गांव भी है, दोनों को हमको देख के चलना है। तो गांव में सड़कें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत काफ़ी सड़कें उसमें बन गई थी। कई ऐसे काम हैं, सिंचाई के साधन बढ़ाना जो हमारे किसानों के लिए, हमारे जो धान खरीदी केंद्र हैं उनका विस्तार भी करना है, और जो धान खरीदी केंद्र हैं
उनमें जो चबूतरे बनते हैं वो काफ़ी कम संख्या में हैं स्टॉक करने के लिए। धान की आवक बढ़ते जा रही है, उनका विस्तार ताकि हमारे किसान भाइयों को धान बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत में, तो फर्टिलाइज़र गोदाम के अभाव में जैसे स्टॉक नहीं हो पाते हैं और बीच में फिर शॉर्टेज होती है। अभी हम लोग उसका प्रस्ताव दिए हैं कि जो गोदाम हैं उससे 3 गुना ज़्यादा गोदाम हमको ज़रूरत है, ये किसान भाइयों के लिए। इसके अलावा वैसे तो सभी जगह तालाब है, लेकिन मेरे को अपने क्षेत्र में लगता है कि बहुत ज़्यादा तालाब हैं जो 20-25 साल से उनकी देख रेख नहीं होने से वो भटा जा रहे हैं। कुएं बंद हो गए हैं पुराने टाइम से ही, हाँ, सिमटते जा रहे हैं। अभी हम लोग स्कीम चलाए हैं कि उनको पुनः पुराने स्तर में लेके आए। अभी 20 तालाब में अभी मैं काम चालू करवाया हूँ, क्योंकि तालाब का काम मई में ही चालू हो सकता है जब तालाब में पानी नहीं रहे, तो उसके लिए टाइम बहुत कम रहता। तो इस वर्ष अभी हम 20 तालाब में काम चालू किए हैं, लेकिन अगले साल हम कम से कम 50 तालाब में ये करेंगे। और अपने कार्यकाल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में जितने तालाब हैं बहुत कम खर्चे में उनको गहरीकरण चौड़ीकरण करके हम 20 साल 25 साल पुरानी स्थिति में ले आएंगे। जल संवर्धन के लिए इससे बड़ी कोई स्कीम नहीं होगी, जिससे वाटर लेवल भी हमारा सुधरेगा, मवेशियों के लिए भी आराम रहेगा और तापमान में भी फर्क आएगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मुक्तिधाम गांव में नहीं है, या पुराने टाइम में शेड उड बनाए थे उड़ गए, उसके चलते अक्सर विवाद की स्थिति रहती है, कोई कब्जा कर लेता है। तो हम लोग एक स्कीम बनाए हैं कि हर गांव में पक्का एक मुक्तिधाम बना दें फॉर एवर फुर्सत। पुराने देवालय हैं, पूजा स्थान हैं, हमारे ट्राइबल लोग के एक अलग देवगुड़ी है, इन सब, हाँ, इन सब को पुनर्स्थापित करके उनको। इसके अलावा खेल मैदान जो इंक्रोचमेंट हो गया या किसी चीज़ से वो तब गए, इस साल बड़ा संतोष है, भले 10 ग्राउंड के किए लेकिन उसको खाली करा के बहुत कम खर्चा करके अच्छा किए है। और अगले साल मेरे को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैदानों को हम, क्योंकि मैदान हो गए, बच्चे जब खेलेंगे तो थोड़ा मोबाइल से भी दूर रहेंगे। शहर के लिए मेरी योजना कि चाहे 10 डिसमिल जमीन मिले एक वार्ड में 4 जगह मिलेगी, तो चारों जगह छोटे मैदान, जो बच्चे स्कूल से आके मोबाइल में भिड़ते हैं उसके बजाय वो ग्राउंड में जाएँ, महिलाएं भी जाएँ, क्योंकि दूर बच्चे महिलाएं बच्चों को दूर भेज भी नहीं सकते, असुरक्षा की भावना रहती है, दुर्घटना की भी भावना रहती है। तो छोटे छोटे मैदान एक एक वार्ड में 2-2, 3-3, एक जैसा मिल जाए। 10 डिसमिल में भी सब जगह बोला हूँ कि 10 डिसमिल भी ज़मीन है तो हमको खेल मैदान के लिए दे दो गांव, मतलब वार्ड वासियों को। तो उसमें कम से कम बच्चों को खेलने के लिए, महिलाओं को घूमने फिरने के लिए, उसी में थोड़ा बहुत ओपन जिम आजकल चल सब लगा दें। तो ये मेरी विशेष प्राथमिकता में है। इससे थोड़ा सा तो मोबाइल से भी दूरी रहेगी, थोड़ा फिजिकल और एक दूसरे, हाँ, तो ये एक है। दूसरा, गांव में पहले चौपाल हुआ करती थी, अब वो सब जगह के कमी से अब वो सब बंद हो गए। तो हर गांव में एक हम चौपाल की भी स्कीम बनाए हैं कि हर गांव में एक चबूतरा बनाए, जिसमें लोग भजन कीर्तन भी करें। भजन कीर्तन ही उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य उसमें ये है कि लोग उसमें शाम के समय बैठे, हाँ, सकारात्मक। तो ये छोटे जो काम हैं, मूलभूत चीजें हैं, हाँ, इनके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारे ट्राइबल छात्रावासों की संख्या कम है। ये ट्राइबल छात्रावास आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले बने थे, तो सीट 20-30 मैक्सिमम 50 थी। उस समय ट्राइबल्स का संख्या भी कम थे, पढ़ने लिखने लोग, उस समय उनका इंटरेस्ट कम था। क्योंकि आज इंटरेस्ट है, आज उसकी संख्या हमको 10 गुनी बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं भी इसीलिए उसी समय इसलिए बात कर रहा था कि हम एक बड़ा टारगेट को, तत्कालिक जो व्यवस्था क्यों लंबा लेके चल रहे हैं, उसको तत्कालिक व्यवस्था भी तो बनानी पड़ेगी। नहीं तो तत्कालिक बन रही है। इनमें से बहुत से कामों की माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रियों ने इसको स्वीकृति दे दी है, और मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे काम, ये जो काम है ना, ये बहुत जल्दी होने वाले हैं। दूर वाले तो खाली रेलवे और वो है, ये जो छोटे छोटे काम है, जो मूलभूत काम है, जो हमारे
हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ट्राइबल्स को और SC ST को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाली योजना है। ये हमारे बच्चों के लिए खेल मैदान की योजना, ये तो इसी कार्यकाल के लिए है ये, और इनमें काम चालू हो गया है। अभी माननीय शिवराज सिंह जी आए थे, उनकी योजना है अमृत सरोवर योजना, बड़ी योजना कि एक तालाब में 1 करोड़ लगा के, उनको भी मैं आवेदन दिया हूँ कि आप 1 करोड़ एक तालाब में मत लगाइए, उसको 50 तालाब में देके एक बार गहरीकरण का ये आवेदन दिया, उनका जवाब भी आ गया है। उन्होंने उस मंत्रालय को भेज दिया है कि विधायक जी की इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए स्कीम बनाई जाए, ये पूरे देश के लिए। ये बहुत खुशखबरी की बात है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी जो सुझाव है ये भी बहुत पसंद आया है। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खर्च करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं, करने भी नहीं चाहिए। और आपको एक मुझे लगता है कि राजेश जी जैसे अच्छे सोच विचार वाले अगर विधायक या नेता या फिर जनप्रतिनिधि हो तो निश्चित रूप से आपके या कहीं का भी क्षेत्र का विकास होगा। और जिस हिसाब से इनका एक प्रोटोकॉल जो देख रहा था मैं कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, इनकी जो स्थिति है या एक विचार है, पहलू है, वो बहुत बेहतर है आपके क्षेत्र के लिए। इवन प्रदेश की भी जनता को इसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और आने वाला समय भी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपसे जुड़ने के लिए।